दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा अभी कर्नाटक में असेंबली के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो ये दावा कर रही थी कि उसे 150 से ऊपर सीटें मिलेंगी, वो केवल 65 सीटों पर सिमट गई। और उसी के साथ साथ 65 सीटों के साथ साथ उसका वोटिंग परसेंटेज भी पहले से कम आया, करीब 36%। और कांग्रेस जो काफ़ी बुरी हालत में समझी जाती थी, वो 135 सीटों के साथ पहली बार 1989 के चुनाव के बाद पहली बार इतनी बड़ी सफलता उसे प्राप्त हुई। और उसी के साथ उसका वोटिंग परसेंटेज भी 43% हो गया है। आपको याद दिला दूं, इसके पहले 2018 के असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सबसे बड़ी एक ही पार्टी थी, पर उसे बहुमत हासिल नहीं था। बहुमत का आंकड़ा 112 का है, उसका इससे करीब 95 सीट्स के साथ वो उसका बहुमत नहीं था। तो उस समय कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर की सरकार बनी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, गवर्नर उनका था, तो ऑपरेशन कमल करके वो सरकार को गिरा दिया और खुद की सरकार गिराई। इसमें पैसे का भी लेन देन रहा होगा। अब इस बार जब चुनाव होने वाले थे, तो इस बार चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली। कार्यकर्ताओं की उनके पास कमी नहीं है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो सब चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए लग जाते हैं। और इसी के साथ केंद्रीय जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, वो कर्नाटक में करीब 12 दिन रहे, अमित शाह करीब 13 दिन रहे, और ये उन्होंने रैलियां की, रोड शो किए और बहुत दावा किया कि पूरी कर्नाटक की जनता उनके साथ है। लगे हाथ ये भी बता दूं कि जब ये सब चल रहा था, तो उस समय मणिपुर में भयंकर हिंसा चल रही थी। उसमें करीब 60 से ऊपर लोग मारे गए, हज़ारों लोग बेघर हुए, और गृह मंत्री मणिपुर में छोड़कर, मणिपुर जाने के बदले छोड़कर वो कर्नाटक में अपनी पार्टी के चुनाव के लिए काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी मणिपुर की समस्या को छोड़कर कर्नाटक में काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक भी रैली में मणिपुर के हिंसा की निंदा नहीं की, शांति की अपील नहीं की। तो ये तो उनका राजनीतिक कलाम चल रहा है। क्या संबंध है उनका और मणिपुर की हिंसा का, इसके बारे में भी कभी विश्लेषण करना चाहिए। खैर, कर्नाटक में उन्होंने अपने चुनाव के प्रचार के लिए उनके जो यूजुअल हर समय के जो उनके साधन हैं नफ़रत फैलाने के, उसी का इस्तेमाल इस बार भी पहले से ज़ोर शोर से किया। सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी कि अगर हम सत्ता पे आए तो मुसलमानों के लिए जो 4% आरक्षण है वो समाप्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इतिहास की बारी आई। इतिहास इनका एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसके आधार पे ये नफ़रत फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो उन्होंने एक बात फैलाई कि टीपू सुल्तान जो थे वो अंग्रेज़ों द्वारा नहीं मारे गए, वो 2 वोक्का लिग्गा सैनिकों के द्वारा मारे गए। अब ये अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। पूरा इतिहास जानता है 1799 की 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान लड़ते हुए बहादुरी से मारे गए। तो खैर, उनका पहला दांव तो ये था टीपू सुल्तान को बदनाम करने का। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो पूरी यात्रा चलाई, उसमें जो भी चीज़ें हो सकती थी, हिजाब के ऊपर बात की, फिर जो हलाल के ऊपर बात की, और इसी के साथ साथ उन्होंने अज़ान को भी साथ में ले आए। अब ये 3 मुद्दे जो नफ़रत फैलाने वाले थे, उन्होंने इसमें ज़ोर शोर से उसको सामने बढ़ाया। और उसी को जोड़ने के लिए इसका पृष्ठभूमि बता दूं, कर्नाटक में पहले कभी सांप्रदायिक सरकार नहीं थी। इन्होंने पहले बाबा बुदनगिरी का मुद्दा उठाया। बाबा बुदनगिरी हम सब जानते हैं, एक मिली जुली परंपरा की दरगाह है, जहाँ एक बाबा, जहाँ हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। उस दरगाह को उन्होंने एक हिंदू मठ के रूप में प्रचारित किया। इसके ऊपर बहुत आंदोलन किया, समाज को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ हुबली के ईदगाह मैदान में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराने की बात की, और ये सब चीज़ों के कारण एक पृष्ठभूमि बनाई कि कर्नाटका में वो अपने पैर जमा सके।
अब ये सब तो चल रहा था, ये सब जो ध्रुवीकरण की राजनीति इनकी है वो चल रही थी। प्रधानमंत्री जी की रैलियां, रोड शो, अमित शाह के ये और सब दावे। अब इसी बीच कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है, उसी प्रकार से जो भी नफ़रत फैलाने वाले संगठन हैं, जिनके कारण भी हिंसा को प्रवृत्ति मिलती है, उनको बैन किया जाएगा। और इसमें उन्होंने बजरंग दल का नाम लिया। लगे हाथ बता दूं, बजरंग दल पे हमारा एक और वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। और उस वीडियो में एक उल्लेख मैं और कर दूं कि बजरंग दल का जो मैनिफेस्टो है, जो बजरंग दल का आधारभूत डॉक्यूमेंट है, उसमें वो कहते हैं कि हम हिंसा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। तो खैर, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आने के बाद जैसे बीजेपी को एक बहुत बड़ी ताकत मिल गई, बहुत बड़ा हथियार मिल गया ध्रुवीकरण का। उत्तर भारत में भगवान राम के नाम पर ये ध्रुवीकरण लगातार चलता रहता है। हर चुनाव में भगवान राम को बुलाया जाता है और उसके आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। इस बार जैसे बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आए, हमारे प्रधानमंत्री जी और बाकी सब भाजपा के नेता सक्रिय हो गए और उन्होंने हनुमान जी को, भगवान हनुमान को बजरंग दल के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हनुमान जी को बजरंग बली भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस अब बजरंग बली को कैद करने वाली है, उन्होंने पहले भगवान श्री राम को कैद किया था, अभी बजरंग बली को कैद करने वाले हैं। और अपने इलेक्शन मीटिंग्स में वो जय बजरंग बली से शुरुआत करके जय बजरंग बली पर अंत करते थे। ऐसा लगता था कि कहीं कांग्रेस ने एक टैक्टिकल तरीके पे, एक सामरिक रूप से कहीं गलती तो नहीं कर दी बजरंग दल के बैन को लेकर, क्योंकि भाजपा चालाक है, पूरा नफ़रत फैलाने वाला तंत्र बहुत चालाक है। और वो कैसे बजरंग बली हनुमान जी को बजरंग दल से जोड़ेंगे, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि हनुमान जी ये तो श्रद्धा के प्रतीक हैं, समर्पण के प्रतीक हैं, वो कोई नफ़रत की बात करते नहीं हैं। खैर, उसके बाद ये सब पृष्ठभूमि में इस प्रकार के चुनावी नतीजे आना, ये कई चीज़ों को इंगित करते हैं। पहली बात तो ये है कि भाजपा लगातार कहती रहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अभी एक बात निश्चित हो गई है कि कम से कम दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गया है। अब जहाँ तक कांग्रेस की नीतियों का सवाल है, मैं इस चुनाव की पृष्ठभूमि की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताई थी, और वो है भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कांग्रेस के द्वारा निकाली गई और जिसके समर्थन में, जिसके एजेंडा के समर्थन में, कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं, जिसके एजेंडा के समर्थन में बहुत सारे सामाजिक संगठन अपनी ओर से कोशिश करते रहे। सामाजिक संगठनों ने कोशिश इसलिए की कि वो जानते हैं कि अगर इसी प्रकार की नफ़रत फैलाने वाली सरकार रही तो हमारे सामाजिक आंदोलन कमज़ोर हो जाएंगे, लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा, हमारा संविधान कमज़ोर हो जाएगा। तो खैर, वो भारत जोड़ो यात्रा से जो एक वातावरण पैदा हुआ था, वो वातावरण का बहुत प्रभाव रहा है इस चुनाव पर, ऐसी मेरी मान्यता है। और ये भी चुनाव के विश्लेषण में आ गया है कि 51 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जो भारत जोड़ो यात्रा गई थी, उसमें से 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कांग्रेस की विजय हुई है। मैं इससे ही जाकर ये भी कहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव केवल उन क्षेत्रों में नहीं था जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गई थी। जिन क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं भी गई थी, उन पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और कांग्रेस ने यहाँ शुरू से जो मुद्दे उठाए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए, वादों में ये था कि गरीब लोगों को, महिलाओं को, बेरोज़गार लोगों को भत्ता दिया जाएगा, सिलेंडर को सस्ता किया जाएगा और इन लोगों की तकलीफ़ों को कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुसलमानों का जो 4% आरक्षण है उसको बहाल किया जाएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी एक कोशिश की कि जो मोकालिगा लिंगायत के नाम पे राजनीति को बांटा जा रहा है, उसके परे जाकर एक
पूरे कर्नाटक के आधार पे राजनीति को चलाया जाए। नंदिनी और अमूल दूध का भी सवाल आ गया। नंदिनी कर्नाटक की एक कोऑपरेटिव है और उसके सामने अमूल को लाने की कोशिश भाजपा ने की थी, तो वो भी उनका दांव फेल हो गया। तो कांग्रेस की ओर से मुख्य बात जो की गई, उन्होंने मुख्य रूप से प्रेम की बात की, मोहब्बत की बात की, सद्भावना की बात की। और इस कांग्रेस की पूरी कोशिशों के साथ साथ जो ज़्यादातर अखबारों में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सामाजिक संगठन इस यात्रा के साथ, इस यात्रा के उद्देश्य के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने में लगे थे, वही संगठन अभी भारत जोड़ो अभियान के नाम से काम कर रहे हैं। और ये भारत जोड़ो अभियान, इसके जो कर्नाटक इकाई है, बहुत सक्रियता से इसने देश के संविधान की बातें की, देश की गरीबी की बातें की, और उसका ये परिणाम है कि जनता ने इतना बड़ा मैंडेट कांग्रेस को दिया है। इसी के साथ साथ एक और बात बता दूं कि अगर जो लोगों ने विश्लेषण किया है वो एक तो वोका लिग्गा लिंगायत के आधार पे होता है, उससे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विश्लेषण है वो समाज के अलग अलग तबके इन्होंने किस प्रकार से वोट दिया। तो मोटे तौर पे बता दूं कि यहाँ के जो गरीब तबके हैं, जो अशिक्षित कम पढ़े लिखे तबके हैं, जो गांव के रहने वाले लोग हैं और जो महिलाएं हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट ज़्यादा दिया भाजपा के मुकाबले में। क्योंकि भाजपा की जो सीमा है वो सवर्ण, अपर कास्ट, संभ्रांत लोग और ज़्यादा जो पैसे से ज़्यादा रुआबदार हैं उनके पक्ष में जाती है। और उसके विरोध में जो आम जनता अब ये सक्रिय हो रही है कि भाजपा का जो नारा धर्म के आधार पे जो राजनीति है वो समाज में उनको पीछे ढकेल रही है। और यही कारण है कि अब इस बार के चुनाव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि धर्म के नाम की राजनीति कभी तो चल सकती है पर हमेशा नहीं चलेगी। इसका बहुत बड़ा परिणाम आगे आने वाले चुनावों पर भी हो सकता है। ये बात नहीं है कि ऑटोमेटिकली अपने आप बीजेपी हार जाएगी। उसके पास धन बल है, मनुष्य बल है, आरएसएस का बैकिंग है, वीएचपी बजरंग दल पूरे संगठन उसके साथ हैं, तो उसका हारना बहुत आसान नहीं है। वो फिर से ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। पर अभी लग रहा है कि अब जो एक मनोबल, देश को जोड़ने वाली ताकतों का जो मनोबल टूट रहा था वो वापस मजबूत होगा। और उस मनोबल के आधार पे एक तो विपक्ष की एकता में भी सुविधा होगी। विपक्ष को भी अब लगेगा कि अगर हम साथ में नहीं रहे तो हमको अलग अलग ख़त्म कर दिया जाएगा। और इस विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा ये तो खैर चुनाव के बाद पर छोड़ देना चाहिए। पर विपक्ष की एकता की संभावना बहुत बड़ी है। और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश जो देश के संविधान की याद दिलाता है, देश के आम लोगों की याद दिलाता है, उसका प्रभाव बहुत गहरे रूप से रहेगा। इसलिए आगे आने वाले चुनाव में हम ऐसे रिज़ल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं जिसमें देश को बांटने वाली ताकत नहीं, देश को जोड़ने वाली ताकत जीते। देश में नफ़रत फैलाने वाली ताकतें नहीं, मोहब्बत फैलाने वाली ताकतें आगे आकर जीतें और एक नई सरकार बनके देश को राहत मिले। सांप्रदायिकता की जो सांप्रदायिक आधार पे समाज को बांटा जा रहा है उससे राहत मिले और दूसरी चीज़ों से राहत मिले जिससे महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी बढ़ती जा रही है, आम लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं, उनसे राहत मिलने की उम्मीद पहले से ज़्यादा हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातों में कुछ तथ्य होगा, सच्चाई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।